अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले 2 दिन से हम सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू इंटरनेशनल मीडिया की भी तवज्जो इस वक्त टर्की और सीरिया पे है। जिस तरह के विजुअल्स देखने को आ रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते एक इंसान की हैसियत से। कभी आपको बच्चे मलबे तले दिखाई दे रहे हैं, कोई शख्स आपको, कोई बच्चा, इनफैक्ट एक वीडियो देखी, इट लिटरली मेड मी क्राई। एक बच्चा था, वो कलमा पढ़ा था और वो अपने सर से नीचे की तरफ लटका हुआ था और कोई शख्स उसको इनकरेज करने के लिए कह रहा था कि आप कलमा पढ़ें। तो सोशल मीडिया की वजह से जो पेन हम किसी भी हादसे में फेस करते हैं वो अब हम तक पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फिर हम दुआ भी करते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये बड़ा तकलीफ़ का मौका है जो इस वक्त टर्की और सीरिया में हुआ। 1939 के बाद ये सबसे बड़ा ज़लज़ला है टर्की में, और WHO के मुताबिक इस वक्त 23 मिलियन लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। 8,000 लोगों को मलबे से निकाला गया है और 8,000 से ज़ायद इस वक्त हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें इजाफा हो रहा है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अब आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम अपने एक्सपर्ट से इसके ऊपर बात करें कि ये वाक़यात जब रूनुमा होते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को क्या मुश्किल आती है रिलीफ ऑपरेशंस में, क्योंकि पाकिस्तान में भी 2005 में हमने इस तरह का हौलनाक ज़लज़ला देखा और फिर सालों लग गए थे उसकी रिहेबिलिटेशन में। अभी तो खैर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है कि किस वक्त क्या बर्बादी हुई है टर्की और सीरिया में, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मुझसे बात करेंगे आसिम रज़ा साहब, एनालिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ब्रिलियंट काम किया है ज़लज़ले के ऊपर। 2005 से लेकर 2015 तक नेपाल भी गए थे जब ज़लज़ला आया, और पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया। NCRT के हवाले से 25 कंट्रीज़ में लेक्चर्स दे चुके हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर तारिक ज़मान साहब मौजूद हैं, साबिक DG इरा हैं। अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन अथॉरिटी दो जो कि 2005 से बनी और अब भी काम कर रही है। कितना मुश्किल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आमतौर पे कितना एफिशिएंट रहते हैं, तैयार कितना रहते हैं। अली साहब, नकी साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं। तीनों माहिरीन से हम बात करेंगे टर्की और सीरिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। बहुत शुक्रिया आप सबका। आसिम, आपसे मैं शुरू करना। आज की बात आपने की 2010 के सैलाब की बात की, या पाकिस्तान में जितने भी डिजास्टर्स आए या कैटास्ट्रोफिस थी, और इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें तो इसमें नेपाल का भी ज़लज़ला देखें, 2005 का ज़लज़ला देखें, या अभी सीरिया और तुर्की की अगर बात करते हैं, तुर्किया का जो ज़लज़ला है, सेम स्टोरी है, सेम कहानी है। हर चीज़ उसी तरह नज़र आ रही है जिस तरह 2005 के ज़लज़ले में जब लोग वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है: रिलीफ, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। ये 3 R's के ऊपर बेस करता है। जो भी नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई इस तरह का आफत आती है, लेकिन ज़लज़ला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि ज़लज़ले के अंदर जो डेब्री होती है, जो मलबा होता है, उसके अंदर लोग ज़िंदा होते हैं। कुछ अपने प्यारों से बिछड़ चुके होते हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है और एक पैनिक की सिचुएशन होती है। एक ट्रॉमा तो ये है कि जो हादसा हुआ, वो एक सिचुएशन होती है, लेकिन उसके बाद पोस्ट जो इंसिडेंट ट्रॉमा होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो होती है, उन लोगों को हैंडल, उस अफेक्टेड एरियाज में लोगों को हैंडल किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हमारे मीडिया की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि वो एक लाइफ लाइन होते हैं उन लोगों के लिए जो कि मुसीबत में फंसे होते हैं। हमने अपने तजर्बे से एक्सपीरियंस ये किया, क्योंकि 2019 जो वर्ल्ड मीडिया समिट हुई थी नेपाल के जिलजिले के हवाले से, 288 डेलीगेशन उसमें से पाकिस्तान की तरफ से मैं एज अ गेस्ट स्पीकर गया था, ओनली गेस्ट स्पीकर फ्रॉम पाकिस्तान। बल्कि अहमद कमाल साहब और हम बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं इन हवालों से। तो वहां पर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो सबसे ज्यादा अहम चीज होती है ऐसे सिचुएशन में, वो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है, ना कि हम पैनिक की सिचुएशन फैलाएं। बल्कि अगर आप देखें बतूल के जो इस वक्त सीरिया में और तुर्की के अंदर लोगों की हालत जार हम देख रहे हैं, जिस तरह की आहबकार की पुकार, हम तकलीफ में उन लोगों को देख रहे हैं। हमारे बहन भाई हैं, भारत मुश्किल घड़ी में तुर्की और पाकिस्तान हमेशा एक साथ रहे, लेकिन इस वक्त हमें उनके लिए दुआओं के साथ साथ प्रैक्टिकली काम करने की भी जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि हर बंदा उस एरिया में तुर्की का भी पहुंच जाए या पाकिस्तान के सारे पहुंच जाए, लेकिन हमारे पास जो वहाँ पर बहुत देखने की चीजें हैं, या वहाँ पे रिलीफ के लिए जो, रेस्क्यू के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, पूरी दुनिया से चीजें जा रही है। पाकिस्तान ने भी अपनी इमदाद के हवाले से यहाँ से जहाज रवाना किए हैं, 2 सी-130 भी गई हैं। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाजें स्टार्ट की गई हैं। लेकिन बतूल इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां पर उस पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में उनके साथ हैंडलिंग और उनकी सही रिपोर्टिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ऐसे लाइफलाइन, क्योंकि वहां पे लोग, बच्चे बिछड़ जाते हैं, ब्लड की जरूरत होती है, फूड सप्लाईज की जरूरत है। वहां पे -10 सेल्सियस टेम्परेचर है, जी। बर्फबारी हो रही है,
और वहाँ पर आपको पता है शेल्टर के बगैर वो लोग जो बच गए हैं वो बाहर बैठे हैं और वो नीचे ठीक है आसिम, वहाँ पर आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा, इसी को खामोश आगे पड़ा है बढ़ाते और हैं उनकी कुछ आवाज़ वीडियोस में। जी जी, प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहिएगा। कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि जो एंकर्स स्टूडियोज़ में हैं और जब उस वक्त जलजला आ रहा है और उन ट्रिमर्स में वो एंकर्स हरगिज़ अपना काम नहीं रोक रहे। हाईली प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा। इनफैक्ट इट्स नर्व रैकिंग कि आप खुद हिल रहे हैं और आप बोल रहे हैं टीवी पे। ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है जो कैमरा के सामने ऐसा करें। और ये हमें टर्की से ऐसे मनाजिर देखने को मिले। एक और जर्नलिस्ट थे जो कि जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे ग्राउंड से, एक और उनकी रिपोर्टिंग के दौरान ही एक मज़ीद एक आफ्टर शॉक हुआ, जिसके बाद एक बिल्डिंग गिरी और उन्होंने वो अपना माइक छोड़ के उस बच्चे को बचाने के लिए गए और उनके कैमरा मैंने वो सारा लाइव दिखाया। तो ये मुझे यकीन है कि ऐसी सिचुएशन में जर्नलिस्ट से ज़्यादा जो इंसानियत का एलिमेंट है वो उनमें आ जाता है और हमने देखा भी। और ज़िम्मेदारी के साथ साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि जाके उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं करें, उसको बचा सकें। जैसे हमने टर्की में ये बड़े इनकरेजिंग मनाजिर देखें। ब्रिगेडियर तारिक ज़मान साहब, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। जैसे आसम ने कहा कि बहुत इसका रिलीफ ऑपरेशन ये एक मुश्किल चीज़ होती है, लोग डरे हुए होते हैं, ये ख़तरा भी होता है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। मुझे बताइएगा कि जब ज़लज़ला आता है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 1700 से ज़ायद इमारतें गिरी हैं और मज़ीद गिरने का ख़दशा भी है, जिनकी सॉफ्ट स्टोरी है। तो फिर ये प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं कि किस जगह को कहाँ पे पहले रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए? इसकी प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आप चाहें तो मैं क्यों रिलीफ या रेस्क्यू जो है ना ये तो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जलजला वहाँ पे जी जी, क्यों आया प्लीज़। या किस तरह ना। जी देखें तुर्की और जी शाम की सरहद के करीब ना ये जो अर्थक्वेक आया ये कोई 7.8 ऑन द रेक्टर, सम पीपल से 7.9। अच्छा, जो भी जलजला 7.7 एंड 7.5 से अबव होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहते हैं और ये बड़ा डिजास्टर्स होता है। और देखें इस जलजले का जो मरकज था वो ज्यादा गहराई पे भी नहीं था, अराउंड 17.9, 18 किलोमीटर जमीन के नीचे जो एपिसेंटर है वो 18 किलोमीटर, तो वो बहुत ही शैलो है जिसकी वजह से भी तबाही ज्यादा हुई। और अगर देखें ना गुज़श्ता अशरे में पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में अगर आप कहें तो इस तरह के बड़े जलजले यानी 7.5 से अबव वाले 2 ही आए। और उससे पिछले 10 साल में चले जाएं, उससे पिछले अशरे में तो ऐसे 4 जलजले आए। तो कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते तो रेयरली हैं, लेकिन जब भी आते हैं वो तबाही के होते हैं। अब ये जलजला जो आया ये सुबह के वक्त आया जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। और जितने भी डिजास्टर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो लीथल होता है ना डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स में से वो अर्थक्वेक होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली और जैसे फ्लड है, फ्लड में तो आपको अर्ली वार्निंग मिल जाती है। जितने भी हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स लाइक फ्लड है, साइक्लोन है, टाइफून जितने हैं वो तो आपको वेदर रिलेटेड हैजर्ड्स के पहले से पता चल जाता है, अर्ली वार्निंग मिल जाती है, लोग महफूज मुकामात पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अर्थक्वेक में अनफॉर्चुनेटली वार्निंग सिस्टम एज सच अभी तक हम साइंस जो है इसमें नाकाम है, उनको नहीं पता चलता और ये सडनली आता है। और इसमें जो आपने कहा ना जो रेस्क्यू और रिलीफ का, देखें जो विद इन 48 आवर्स मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जो 48 घंटे में निकाल लिए मलबे में से निकाल लिए वो चांसेस होते हैं जिंदा बचने के लोगों के, अगर वो किसी ऐसी जगह कोई ऐसी ट्रायंगल ऑफ लाइफ में है जहां से वो जिंदा हैं उनको आप निकाल लें। फिर जो जो वक्त गुजरता है तो इसका मतलब यह है कि आगे जो निकलेंगे मोस्टली डेड होंगे अनफॉर्चुनेटली। ये और बात है कि दुनिया में कुछ एग्जांपल्स हैं और आप ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि अल्लाह जिसको बचाना चाहे बचाए। 2005 के अर्थक्वेक में मुजफ्फराबाद में एक खातून नक्शा बीबी वो 45 दिन के बाद निकली थी, 45 डेज के बाद वो जिंदा निकल आई मलबे से। 45 ईयर्स की एज थी उस खातून की और दुनिया उस पर बड़ी हैरान है कि क्या वो हाइबरनेशन में चली गई थी या कैसे था। अब ये जो तुर्की और शाम की सरहद के करीब ना इस इलाके में गुज़श्ता 100 साल में इतना बड़ा शदीद जलजला कोई नहीं आया था। लिहाजा ये लोग उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। 100 ईयर्स होता क्या है कि हमारी मेमोरीज शॉर्ट टर्म होती हैं। मतलब एक जलजला आ गया फिर अगले 150 साल सुकून से गुजरे, हम समझते हैं कि अभी यहाँ पे नहीं आना। हालांकि जो आपकी सिस्मिक एक्टिविटी फॉल्ट लाइन नीचे होती है वो कभी ना कभी फिर
एक्टिवेट होती है। लेकिन आप वैसे सारा स्टडी करें ना, तो यहाँ पे एक बड़ा जलजला आ जाता है तो अगले 80, 90, 100 साल तक ज्यादा वहाँ पे चांसेस कम है, जैसे मतलब हिस्ट्री में ऐसा ही चलता है। अब ये जलजला टर्की में इससे पहले इस जगह के ऊपर 13 अगस्त 1921, आप ऑलमोस्ट 100 ईयर्स आप कह लें, वो आया था जलजला। वो था 7.4 और उसमें 3,000 अराउंड 9,000 7 to 9,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अब ये जो है ये उससे भी बड़ा था, 7.8 था, तो इसलिए यहाँ पे तबाही ज्यादा हुई। अब अगर आपके उस क्वेश्चन की तरफ आओ ना कि रिलीफ रेस्क्यू होता क्या है कि जो आपके जलजला ज्यादा इलाके होते हैं, फॉल्ट लाइन तो आपकी डिफाइंड है, ये भी जो फॉल्ट लाइन है ये भी डिफाइंड फॉल्ट लाइन है, जिसको इन्होंने दो प्लेट्स हैं, एक एनाटोलियन प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, ये दोनों आपस में रगड़ खा रही हैं और ये यहाँ से मतलब अरेबियन प्लेट एंड एनाटोलियन प्लेट, जो नीचे जो जिनको आप पर्थ कहते हैं ना, तो यहाँ पे ये तो पता है कि यहाँ पे जलजले आ सकते हैं। होता क्या है कि जलजले से आप बचाओ, देखें ये तो हैजर्ड है ना, कुदरत का हैजर्ड है। इससे बचाव का तरीका क्या है कि जो आपकी फॉल्ट लाइन डिफाइंड है उसके गिरदोनवा में जो भी आप कंस्ट्रक्शन करें वो सिज्मिकली रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी जिसको आप अर्थक्वेक प्रोन तो नहीं लेकिन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कह सकते हैं। और अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनी हो तो बिल्डिंग नहीं गिरती। अभी आपने यहाँ पे टीवी पे आप देखते होंगे, सारे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स रह गई, इंटैक्ट रह गई, मैक्सिमम बिल्डिंग जो है मस्मार हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी बेहतर थी वहां पे बिल्डिंग्स बच गई। और बिल्डिंग ना गिरे, क्रैक्स आ जाएं, गिरे ना, तो लोग उसमें जिंदा बच जाते हैं। लेकिन जब गिर जाएगी तो जाहिर बचने के चांसेस 0% होते हैं या मे बी 1%, एक दो नीचे मलबे में से कोई निकल आता है, अदरवाइज चांसेस कम होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इस एरिया में, ये जो शाम और तुर्की की सरहद है, इस एरिया में यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से आप देखें कि बेशतर बिल्डिंग जो हैं वो गिर गई हैं। और अभी तो देखें, जो पहले दिन आया ना, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अभी तो आप कह रहे हो ना कि 1200-1500 लोगों की डेथ हुई है। नहीं, जो वक्त गुजरेगा मलबे के, अभी तो लोगों को फिर भी पूरी उम्मीद है ना कि शायद मलबे में से कोई निकल आए, लेकिन आप देखें कि आज का फिगर जो है तकरीबन 11,000 कैजुअलिटीज डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें 8,500 टर्की की हैं और 2,500 जो हैं वो शाम की हैं, और आगे बढ़ता जाएगा। आप पाकिस्तान का अगर 2005 का अर्थक्वेक देखें तो उसमें तो हमारी 73,338 73,000 डेथ्स हुई थी, 1,28,000 सीरियसली इंजर्ड थे। तो ये जो इंजरीज होती है ना, जैसे अभी बात कर रहे थे मुझसे पहले दोस्त, वो ठीक कह रहे थे कि ये बड़ी लीथल किस्म की इंजरीज होती हैं। इससे बाद में कई आप देखिएगा कि ड्यूरिंग द इंजरीज और बाद में सब्सिक्वेंट डेथ्स भी बहुत होती हैं। फिर लाइफ टाइम डिसेबिलिटीज होती हैं, जिसमें भी बचने का मतलब वो रह भी गया तो माजूरी के साथ लोग रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। सर हम इस पे आते हैं कि इसके बाद की क्या चैलेंजेस होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अहमद कमाल साहब। खुशामदीद। ये आसिम, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा, ऑल्दो इट्स क्वाइट साइंटिफिक, अब हम अपनी नॉलेज के मुताबिक इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि फॉल्ट लाइंस तो डिफाइन होती हैं आमतौर पे, तो आप उसे इसी तरह से बच सकते हैं कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करें। लेकिन मैं कुछ जियोलॉजिस्ट जिनका ताल्लुक टर्की और सीरिया से था, उनकी डिस्क्रिप्शन इस पर फॉलो करी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रीजन खुद को रिलोकेट कर रही है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा। और जब पाकिस्तान में भी 100 साल के जो लास्ट टाइम जलजले आए थे, तो उसकी भी 69 और उसके बाद के जो जलजले थे, तो यही रिपोर्ट किया गया था कि 100 साल पहले इन्हीं जगहों से जो दरिया गुजरा करते थे उनको अपनी स्पेस चाहिए। तो ये नेचर अपना रास्ता बनाती है या ज़मीन अपने आप को रिलोकेट करती है। इस हवाले से आपको लगता है ममालिक में जो इदारे हैं वो इतना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? टर्की का एटलीस्ट हर सिस्टम पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है, फिर भी इस तरह की साने के लिए आपकी तैयारी आपको पूरी तरह नज़र नहीं आती? बतूल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। 100 साल बाद आपका जो जब देखा जाए पैटर्न जो चेंज होते हैं, चाहे वेदर की बात की जाए, चाहे आप सॉइल के हवाले से आप जो जिक्र कर रही थी कि जो पैटर्न हैं वो अपनी जगह पे वापस आने की बात करते हैं। ये ईस्ट अनातोलिया फॉल्ट का जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब ने
ये वर्ल्ड डिफाइंड फॉल्ट लाइन्स में से एक एक्टिव फॉल्ट जो एक्टिव फॉल्ट लाइन्स होती हैं, जैसे कि 2005 के बाद इस्लामाबाद के हवाले से और मुख्तलिफ जो ममलिका इलाके हैं उनके हवाले से डिक्लेयर किया गया था। सिमिलरली जब हम 2015 में नेपाल गए और वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बने, जैसे की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी, तो वहाँ पे जो हमने पैटर्न नोट किया वो भी सेम था, और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, वो ही मैटर करती है, और इसी से ही आपके जो नुकसानात हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड मीडिया समिट थी 2020 की, उसमें हम लोगों ने इसी चीज़ पर स्टडीज की थी, इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी कि हमारा जो लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और खासतौर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से एसओपीज बननी है, जिसमें 2005 के बाद जब एनडीएमए या एरा की बात की जाती है, जब वजूद में आए थे, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर आरसीसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात की जाती थी। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो फॉल्ट रह जाता है किसी भी डिजास्टर में, जिसको देखा जाता है, वो सॉइल टेस्टिंग का है कि आप उस इलाके में इतनी तवील इमारत या इतनी मंजिला इमारत बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, जिसका मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किताबों में तो लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली सॉइल टेस्टिंग होती कंस्ट्रक्शन करने से पहले। अब मैं इसके दूसरे पहलू की जानिब आऊंगा। अब जब हम इंजरीज की बात करते हैं और वहां पर पहुंचकर जो सिचुएशन को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हर इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि लोगों की जान को बचाया जाए। सबसे पहला जो काम होता है वो रेस्क्यू का होता है। अब रेस्क्यू में होता ये है कि आपको एक तो मीडिया की तरफ से किरदार, मैंने कहा, पॉजिटिव भी होता है और बाज़ औक़ात बहुत नेगेटिव भी होता है। अभी गुज़िश्ता 2 दिनों से बिल्कुल हम्म। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सोशल मीडिया के ऊपर रूमर्स आ रही थी, जो 2005 में भी हमने देखा कि जी बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बनाया बताया कि कोई ऐसी प्रेडिक्शन के लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं आई जो कि अर्थक्वेक के हवाले से आपको प्रेडिक्शन दे सके। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये कहा जाता है ये फॉल्ट लाइन एक्टिव है और इसमें किसी वक़्त भी आ सकता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइम या फिर ये टाइम बता देना कि इतने दिनों में आने वाला इस तरह हो सकता है, तो ये बड़ी पैनिक की सिचुएशन होती है। 2005 में भी हमने एक्सपीरियंस किया, जब वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा chaos था कश्मीर की साइड पे, केपीके की साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा के वो इससे जो मुतासरा थे, या नेपाल में हम गए तो वहाँ पर भी ये चीज़ें चल रही थी। तो अभी भी हम देख 2 दिनों से ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया और पाकिस्तान और इस एशिया के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव मीडिया रिपोर्टिंग में आती हैं, या रूमर्स की बात की जाती है, जिसको डिस्करेज करना चाहिए, जो कि लोगों के लिए ख़ास और तौर पे रेस्क्यू के सोशल कामों मीडिया पे आपको इस तरह का बहुत मवाद देखने को मिलेगा पिछले 2 दिन में। जी, बिल्कुल। बहुत ये ज़्यादा यही मवाद मेरा आपको देखने को मिलेगा जी। यही यही चीज़ थी जो कि 2005 के बाद हमने इदारों के साथ मिलके काम किया, जिसमें एनडीए में है, एरा है और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनकी इंटरनेशनल ऑपरेशन में भी हम गए, और इसी चीज़ के ऊपर हमने एम्फेसाइज़ किया। अच्छा, यहाँ पे बतूल मैं आपको ये बताता चलूँ, जो ओनली सर्वाइवल आपके लिए जो एक चीज़ होती है, जिसको आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, या इस वक़्त सीरिया और तुर्की के हवाले से देख रही होंगी, जो कि आपको रेस्क्यू के लिए या फिर आपको लोकेशंस या हेल्प के लिए बहुत मददगार होता है, वो मोबाइल सर्विसेज़ होती हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हर मोबाइल के अंदर रेडियो इंस्टॉल्ड होता है, बिल्ट इन होता है, फीचर्स में होता है। तो अगर आपके जो लोकल कम्युनिटी, क्योंकि आपके पास तक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये सबसे बड़ा बैरियर होता है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के लिए या दूसरे शहरों के जर्नलिस्ट के लिए, जो तो उनको वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रेडियो सर्विसेज होती हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और मोबाइल के थ्रू लोगों को पैगामात पहुँचाने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए, या फिर उनको रिलीफ के हवाले से कोई भी एक पॉइंट्स कायम करने के लिए, कि जी सब आके ये ना हो कि उस जगह पे जाके इमदाद देना शुरू हो जाएँ। वो एक और बड़ी ट्रॉमा सिचुएशन हो जाती है कि लोग जो कि तकलीफ में होते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि अपने बच्चों की जान बचाए, या अपनों की जान बचाए, या उनको खाना पहले मिल जाए। तो हमने यहाँ पे लोगों की डेथ्स होते हुए देखी है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी, कि जब रिलीफ जी। की गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होती है। तो ये भी एक पैटर्नाइज़ चीज़ होती है, जो कि मीडिया की मदद से आसान किया जा सकता है, इसको अवेयरनेस के साथ उनको काम किया जा सकता है। पढ़ी-लिखी कौमें हैं, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो इंसान अपनी सारी तहज़ीब भूल जाता है, अपनी सारी तालीम भूल जाता है, और ये एक इंसानी फितरत है। तो ये एक सेकंड फेज़ होता है, जो कि मीडिया का इसमें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके या इदारों के साथ मिलके एक बहुत अहम किरदार होता है। इसके अंदर जी, ये फिर बहुत आपने इम्पोर्टेंट जिस तरह पॉइंट आपने ब्रिगेडियर रेज़ साहब ने किया। भी बात एक जी, जी, जी। जी, बोलिएगा। जी, जी, इसमें एक और अहम जी, चीज़ ये असल आती है जी। कि अगर हम तो ब्लड का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको बहुत फौरी तौर पे चाहिए होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमने यहाँ तक देखा कि डेबरी के नीचे ही लोगों को ड्रिप्स तक लगी हैं। डेबरी के नीचे ही लोगों ने, अभी एक खातून का हमने देखा कि उसने बच्चे की डिलीवरी की और उसकी डिलीवरी के बाद वो फौरन फौत हो गई। तो अगर उसको फौरी तौर पे कोई सर्विसेज़ मिल जाती वहाँ पे, कोई ब्लड का अरेंजमेंट होता, या फिर उसको वहाँ पर कोई आईवी सेट लगवा दिया जाता जिससे उसकी भी जान बचाई जा सकती।
लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये है कि एक नौमौलूद जो है वो तो माँ जो थी, तो उस जर्री के नीचे ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। बड़े दिलखराश मनाज़िर हैं, बच्चों को हम देख रहे हैं, इंसानों की जानों की एग्जैक्टली। आवाज़ें आ रही हैं नीचे से, तो उनकी हम्म। अपनी रहे हैं कि वो उनको बचा नहीं पा रहे, लेकिन तड़प रहे हैं। वो बच्चा जो लटका हुआ था, सर पे फँसा हुआ था उसका, इस तरह के जी तकलीफ़देह मनाज़िर जी। हमने अपने आँखों से ऑन ग्राउंड जब हम फील्ड में रहे, चाहे सैलाब था, चाहे ज़लज़ला की बात की जाए, तो हमने बहुत सारे देखे, दिलखराश मनाज़िर हैं। लेकिन खुदारा अपील यही है कि ना सिर्फ़ अभी हम इस मामले के ऊपर सीरियस हो जाएँ, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ-साथ पाकिस्तान को भी अपने कुर्द बहन-भाइयों और सीरियन बहन-भाइयों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी, बिल्कुल। इसी पे मज़ीद बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान की तरफ से इमदाद फ़ौरन रवाना की गई है, और दीगर ममालिक की तरफ से भी रवाना की गई है। शहबाज शरीफ साहब का विज़िट था, वो भी उन्होंने डिले किया है इज़हार यकजहती के तौर पे, ताकि वो गवर्नमेंट की टेंशन डाइवर्ट ना हो, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। लेकिन मुझे बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और इंटरनेशनल एड तो आ ही जाती है, लेकिन वो एड कब तक आप तक पहुँचे तो एक तो मुतल्लिका मुल्क को उसका फ़ायदा भी हो। जैसे मैं फॉलो कर रही थी तो मैंने देखा कि पहले एक मुल्क ने अपनी टीम की तस्वीर शेयर की कि ये जा रहा है, अब ये जहाज़ उड़ चुका है। तो ये आपकी तवज्जो अगर इस चीज़ पे है कि हम इमदाद भेज रहे हैं और ये हमारी टीम जा रही है, मतलब शायद मेरी ये सवाल बेहतर ना होता, बट दिस दिस इज़ व्हाट केम इनटू माय माइंड व्हेन आई सॉ दैट कि जी हमारी टीम है और ये रवाना हो रही है। भैया आप रवाना करें, काम शुरू करें। तो ये जो देखिए इसका प्रोसेस मैं है, ये कैसे होता है? आई ठीक है। गॉट योर क्वेश्चन। मैं इस पे थोड़ा, लेकिन इफ यू अलाउ तो बिफोर वी कम टू दिस, एक बड़ा अच्छी आपने दरमियान में बात की, जो ये जो लोगों ने ना खामखा से एक पैनिक ही क्रिएट की होती है ना कि एक और अर्थक्वेक आ रहा है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान, चाइना, जी जी, अफगानिस्तान, बल्कि इंडिया। वो पाकिस्तान के बारे जी, में तो प्रिडिक्शन आपको नहीं मिल भी गई है, मैंने देखा नहीं, है मुझे यूट्यूब मैं पे। जी आपको बताता हूँ। देखें, ये मेरा सब्जेक्ट भी है, वो इंट्रो में आप शायद यू मिस्ड इट आउट। आई हैव डन मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और कुछ मैंने कोर्सेज बाहर से भी किए, ठीक। इंक्लूडिंग चाइना वाइना और ये सारा। और प्लस आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एज अ विजिटिंग फैकल्टी, जिसमें अर्थक्वेक साइंसेज भी मैं पढ़ाता हूँ। देखें, ये जो नीदरलैंड के उसने ना एक मुहक्किक है, वो साइंसदान उसको आप नहीं कह सकते, मुहक्किक है, तहकीक करने वाला, फ्रैंक होगर बेट्स। उसकी जानिब से ना एक ट्वीट था जो गर्दिश में था, जो उसने 3 फरवरी को किया कि जल्द या बदेर 7 पॉइंट शिद्दत का एक जलजला इस खित्ते में, और खित्ते का उसने पूरा जिक्र किया था कि जनूबी वस्ती एशिया, टर्की, उर्दन, शाम और लेबनान में तबाही मचाएगा। फाइन, ये तो ठीक है, लेकिन उसके मुताबिक, फ्रैंक के मुताबिक, आसमान पर सितारों का जो मुहल्ले वकू, वो जलजलों की वजह बन सकता है। लेकिन आप ये मत भूलें कि उस ट्वीट से पहले फ्रैंक ने मगरबी चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और मशरकी चीन में भी अर्जियाती सरगर्मियों में इजाफे का जिक्र किया। यानी कि इस टर्की वाले ट्वीट से तो पहले उसने पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया का भी जिक्र किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने अभी तक तो महफूज रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि देखें, पेशन गोई जो अर्थक्वेक की, एग्जैक्ट पेशन गोई प्रिडिक्शन को तब आप मानेंगे जब वो तारीख दे। जल्द या बदेर कहने का तो मैं तो कोई भी कह सकता है, जल्द या बदेर फलानी फॉल्ट लाइंस तो बंदे को पता होती हैं। तो जब तक आप एग्जैक्ट तारीख ना दें, मुकाम ना दें और शिद्दत ना बताएं कि इतना एग्जैक्ट 7.9 या 7.8 ये, तो उसको प्रिडिक्शन को नहीं मानते। देखें, अब सबसे दुनिया में सबसे आप कह लेना सफ़े अव्वल का इदारा जो है अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है। इससे बड़ा और मैं समझता हूं कि वेल इक्विप्ड इदारा और कोई नहीं है। तो उन्होंने अभी कहा है, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ इस इदारे ने, बल्कि उनके किसी साइंसदान ने भी आज तक किसी बड़े जलजले की पेशन गोई नहीं की है। उन्होंने साथ ये भी कहा, और जितने साइंसदान हैं वो इस पे मुत्तफिक हैं कि अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हाँ, उनके नजदीक भी ना इस इम्कान को आप इस तरीके से ले सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि फलां इलाके में इतने बरस में एक बड़ा जलजला आया था, फिर इतने साल के बाद, जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि 100 साल 95 साल के बाद, तो तब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे एक सिस्मिक एक्टिविटी मुतवक्को है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि एनिमल एबनॉर्मल बिहेवियर, उससे माजी में कुछ लोगों ने प्रिडिक्शंस की हैं, वो किसी हद तक सही हुई। अगर आप आई डोंट नो, टाइम कंस्ट्रेंट होगा, वरना चाइना में 1976 में ये था। नहीं, आप प्लीज बताइएगा। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे व्यूअर्स के लिए शेयर कर देता हूं कि जी जी 1976 में चाइना में लियोनिंग प्रोविंस का हेचिंग सिटी था,
वहां पे उन्होंने एनिमल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर से आप हैरान होंगे कि एक अर्थक्वेक एग्जैक्टली मतलब वो डेट तक उन्होंने प्रिडिक्ट की थी और वो वन टाइम मेजर था। वो ऐसे था कि उन्होंने ये जो है रैट्स और छोटे एनिमल्स जो थे उन पे रिसर्च किया और उसमें उनको ये नजर आया कि वो उनमें एकदम से बेचैनी पाई जा रही है एंड दे वांट टू रन अवे, वो निकलना चाहते हैं, वहां से भागना चाहते हैं। अब उन्होंने और ज्यादा क्रिटिकली जब ऑब्जर्व किया तो आखिरी दिनों में बड़े एनिमल्स लाइक जैकॉल, वुल्फ, वो भी वो शहर छोड़ के भागने लगे। और फिर ये हुआ कि जलजले से एक दिन पहले ये जो लिजर्ड और स्नेक्स दे केम आउट ऑफ हाइबरनेशन, क्योंकि सर्दियां थी, स्नो बाउंड एरिया था, वो भी हाइबरनेशन से बाहर निकल आके मुतहरक हो गए। अब उन्होंने 4 फरवरी 1976 उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया जी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि उस पूरे शहर के लोगों को बाहर निकालना वैसे मुश्किल था, उन्होंने ओपन एयर थिएटर, एक मूवी सिनेमाज फ्री में जैसे ना चला दिए कि जी थिएटर है, सारे घरों से हर वक्त मूवीज चल रही हैं। वो उस वजह से वो सारे लोग जो हैं वो घरों से बाहर थे और 4 फरवरी को वो जलजला आया। इट वाज 8.3 ऑन द रेक्टर, ह्यूज वन। और लेकिन सिर्फ चंद लोग जो कि घरों के अंदर रह गए थे वो फौत हुए, मर गए, बाकी सारी दुनिया वहां पे आबादी बच गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर देखें अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो उस वक्त क्यू एन लाई जो उनके वज़ीर आज़म थे, ये उन्होंने कहा कि आज चाइना ने एक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, हम एग्जैक्ट अर्थक्वेक का टाइम बता सकते हैं। लेकिन उसके अगले साल दो के बाद ही 1979 में चाइना में एक और बहुत बड़ा जलजला आया जिसमें लाखों लोग हिलाक हुए, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सके। तो ये एनिमल का एबनॉर्मल बिहेवियर तो है। जब आपका 2004 का इंडियन ओशन सुनामी आया था तो बैंकॉक में या थाईलैंड में जो हाथी थे, एलिफेंट्स थे, वो अपनी रस्सियां तोड़वा के तो भागे, रस्से तोड़वा के तो भाग गए थे। फिर वो पकड़ के लाए उनको, फिर जंजीरों से उनको जकड़ा, तो वो पूरी रात दे केप्ट ट्रम्पिटिंग, पूरी रात वो चीखते चिल्लाते रहे और चिंगाड़ते रहे और फिर वो सुनामी आया था। तो आपने ये भी देखा होगा कि रात को जब भी जलजला आता है, जो दरख्तों पे कवे ववे या जो कुछ बर्ड दरख्तों में बसेरा करते हैं, वो उससे थोड़ी देर पहले उड़ना शुरू कर देते हैं, शोर गुल मच करना शुरू कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा एनिमल्स को थोड़ा सा मतलब उनको एबनॉर्मल बिहेवियर से आप रीड कर सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, ये नहीं कर सकते आज तक, अभी तक इस पे कोई, ये खामखा लोगों ने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है परेशानी वो करने के लिए कि और अच्छा जो आपने वो रिलीफ रेस्क्यू की बात की, देखें रिलीफ रेस्क्यू इमीडिएटली पहुंचे, क्योंकि जैसे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मेरे दोस्त अभी आसिम साहब के, देखें वहां पे इस वक्त बर्फ पड़ी है, स्नो बाउंड एरियाज हैं, लोग बाहर होते हैं। हम बजाय इसके कि पॉम्प एंड शो करें, टीवी पे दिखाएं, ये करें वो करें, उसकी बजाय एक्चुअली जितना भी, और मैं चूंकि मैं 2005 के अर्थक्वेक में आई वॉज फिजिकली देयर, मैं मानसेरा बालाकोट में, वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, आई वॉज सर्विंग, सबसे पहले हम वहां पहुंचे थे। तो वहां पे क्या चाहिए होता है, यू नीड ब्लैंकेट्स, ठीक है, यू नीड फूड पैकेजेस, यू नीड बेडिंग, यू नीड टेंटेज, क्योंकि घरों से तो बाहर हैं लोग, बर्फ पड़ी है, छोटे छोटे स्मार्ट टेंट्स जो हैं वो लोग उनको पहुंचाते हैं, बेडिंग पहुंचाते हैं, खाने पीने का, और जो खास तौर पे मिल्क, दूध जो है, क्योंकि वहां पे हालत ये होती है कि जो छोटे बच्चे दूध जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। अली साहब और नकी साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं, एक जिस तरीके से ममालिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको ये सही लग रहा है? आपको लगता है कि इसमें मजीद एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत है? टर्की और सीरिया के हवाले से इंटरनेशनली रिलीफ ऑपरेशंस आपको और रिलीफ एफर्ट्स आपको मुतमईन कर रही? हाँ, ये तो देखिए बात ये है कि ये इस तरह तो हमेशा रिस्पॉन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी का, बैनुल अक़वामी बरादरी का इसी तरह का होता है, और ये एक मामूल की बात है, ये नेचुरल रिएक्शन, ये कुदरती उनका जो रद्द अमल होता है वो ये कि जो भी मदद वो कर सकते हैं वो उसको उनको ऑफर करते हैं। और हम भी आगे बढ़े और हमने भी उनको असिस्टेंस ऑफर की। लेकिन देखिए ना, ये जो है ये एक सतह पे अहम तो है, लेकिन जो परेशानी और जो उनके ऊपर जो एक अजियत जो इस वक्त नाजिल हुई है, तो वो बेचारे वहाँ की आवाम तो बहुत ही बुरी हालत में है और बड़ी सख्त मुसीबत का सामना कर रही है।
आसिम, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपके मुताबिक आपने चूँकि कवर किए हैं नेपाल का, मुझे याद है बहुत हॉरेंडस वीडियोस थी जब उस वक्त भी हमने देखी थी, और बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई थी और एक लंबे दौरानिए के ज़लज़ले को हमने देखा था वहाँ पे। तो आपके मुताबिक जो जो रिलीफ एफर्ट्स हैं इस वक्त, उसमें क्या आप कमी देख रहे हैं या क्या ज़्यादा एक बेहतर चीज़ आप देख रहे हैं? जी आसिम। ब्रिलियंट कॉम है कि ज़्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल जो ज़्यादातर परेशान कुन सूरत हाल वो देखते हैं जहाँ पर रेफ्यूजीज के कैंप्स थे या वो इमारतों में वो बड़ी हालत मखसूस थी उन इमारतों की जिसमें वो उनको रखा गया था। तो उस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फौरी तौर पर जो फूड सप्लाईज है जिसका ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे कि ऐसी जगह पे आपको स्टफ फूड जो होते हैं जिसमें खुश्क चने हो सकते हैं, खुश्क मेवाजात हैं, उसके अलावा आपके पास खजूरें हैं जो कि काफी अर्सा चल सकती हैं और आपको कम क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी सर्वाइवल के लिए और सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए पहुंचाती हैं। फिर उसके बाद आपके पास टर्बुलाइंस की खासतौर पे टेंट्स की बात की इन्होंने, टेंट्स वगैरह आपको फौरी तौर पे शेल्टर जरूर देना है उधर, क्योंकि ठंडा इलाका है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद वहाँ पे ना बिजली है, ना गैस है, ना पीने का पानी का फुकदान है। तो ये वो लाइफ सेविंग चीजें हैं जिनकी फौरी तौर पे जरूरत है। वहाँ पे ना सिर्फ रेस्क्यू वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की जरूरत है, खास अच्छा, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमने पाकिस्तान में देखा आसिम है एक अल्हम्दुलिल्लाह 2005। हाइपोथेटिकल, जी, आई होल्ड यू हेयर आसिम, एक नए जाविये से मुझे आपसे बात करनी है। अब चूंकि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं तो कभी कभी कुछ डिस इन्फॉर्मेशन भी लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है कि वो उस पर अपना एक मौक़िफ़ बना लेते हैं। अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ऑब्वियसली किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं करी, कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का बहुत जिक्र हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस? क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्योंकि आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट एंड इट कन्विंसेस मी टू सम एक्सटेंट कि हाँ, ऐसा साइंटिस्ट इस पे काम ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप किसी मुल्क को इस तरह से उसका क्लाइमेट को इंटरफेयर करें या उसके जियोग्राफी को इंटरफेयर करें? ये जो हार्प टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इस जल्ज़ले को लेके, ये आपको कितना, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए बतूल सम एक्सटेंट इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि अलास्का में हाथ टेक्नोलॉजी के हवाले से जो लेबॉर्ट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका एक वर्ल्ड ट्राइका बना हुआ है उसके हवाले से बात की जाती है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो एक दूसरे ममालिक के हवाले से मौसम के तगयुरात को बदलने की कोशिश करें। लेकिन स्पेशली वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट कि जब आपको याद होगा कि इंडोनेशिया का सुनामी आया उसके बारे में भी ये बहुत ज्यादा कहा जा रहा था। फिर इसी तरह रूमर्स थी जब हमारा ग्यारी का जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा था, फिर 2005 के ज़लज़ले के हवाले से भी ये कहा जा रहा था। लेकिन ये कुदरती आफ़ात जिसमें ख़ासतौर पर मैं ज़लज़ले की बात करूँगा, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए क्योंकि ये जियोलॉजिकल सर्वेस की अगर बात करें, ब्रिगेडियर साहब भी इस बात को एग्री करेंगे कि जियोसेस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनी कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, उनको डायरेक्ट हिट कर ले, अनलेस एंड अनटिल आप कोई डिग करके कोई आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें या फिर कोई डिवाइस अंदर डाल दी जाए जिसके बाद जिससे इस तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो और उसके बाद अर्थ की मूवमेंट हो। अभी रिसेंट रिसर्च में पढ़ रहा था, बल्कि अपने प्रोग्राम में भी मैंने शामिल की कि अर्थ को जो थी वो थोड़े अरसे के लिए अभी पिछले दिनों स्लो होकर रुकी और उसके बाद वो रिवर्स करना शुरू हुई। उसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल मूवीज देखी हैं जो कि आज से 20-30 साल पहले बना दी गई थी, जैसे आर्मागेडन टाइप की इस तरह की मूवी। मेरा सब्जेक्ट है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने वो मूवी हम्म। देखी थी कि वो अर्थ कोर को रुकने की वजह से नुकसान क्या थे। तो पिछले दिनों ये रिसर्च आई कि अर्थ को रुकी है और उसके बाद उसने रिवर्स होकर चलना शुरू किया। तो उसका माइट भी वो भी एक फिनोमेना लिया जा रहा है कि उसकी वजह से जो फॉल्ट एक्टिव लाइंस हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उन्होंने मूव करना होता है। और आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ला आया था या इंडोनेशिया का सुनामी जो था या फिर ये वाला जो आया, जब ये आपस में 1 सेंटीमीटर रिगड़ती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, तो आपके 100 एटम बॉम्ब के बराबर उसके एनर्जी रिलीज होती है। इतनी इसके अंदर पावर होती है जो, और ये शैलो जब होता है, ये 17 पॉइंट समथिंग था, तो इसकी तबाही आपने देखी। इवन 1975 की हिस्ट्री आप देखते हैं, जब कोयटा के अंदर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, पूरा तबाह हो गया था और ज़मींदोज़ हो चुका था। तो हालाँकि वो इतनी इंटेंसिटी पे नहीं था, उसके इतना मैग्नीट्यूड नहीं था, लेकिन वो शैलो होने की वजह से उसने शहर को बिल्कुल तबाह करके और अपने अंदर कर लिया था। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये हार्ट टेक्नोलॉजी जिसका आपने ज़िक्र किया, इसके ऊपर मेरी बड़ी पुरानी रिसर्च है। इसको मैं इन इन इसकी और ख़ास तौर पे जब ये
फेस किया और सब कुछ ऑन ग्राउंड रहा, तो इसका ज़रूर किया, लेकिन some extent जी ठीक इसके अंदर है, सच में बातें आसिम ज़्यादा हो जाएँ, आप इसके अंदर आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे एक ब्रेक में खुशामदीद। जी बिगेरे साहब, आप मुझे बताइएगा, आपने कहा कि आप पढ़ाते भी रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आपने बहुत एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, तो आपको ये कन्विंस करता है कि ऐसा मुमकिन है या कुछ ममालिक बढ़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से? आसिम भाई की बात से उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की ना लोकेशन बहुत शैलो भी हो तो 10 किलोमीटर ठीक हो गया। मोस्टली ये जो था ये मतलब जो अभी का इनका अर्थक्वेक है, ये भी मतलब अगर आप कहें कमोबेश 10-20 किलोमीटर डेप्थ में हो तो इसको ट्रिगर करना ना, ये देखें टेक्टोनिक प्लेट्स तो वहां पे हैं, मतलब हमारी जैसे पाकिस्तान इंडिया जो है, वी आर प्लेस्ड ऑन इंडो यूरेशियन प्लेट, इंडियन यूरेशियन प्लेट इसको कहते हैं। ये दोनों प्लेट्स भी आपस में जुड़ी हैं। ये प्लेटें होती क्या हैं बेसिकली, आप ये कह लें कि जमीन की सतह ना ये मुख्तलिफ सतहों के मिलाप से बनती है, जिसको आप परत कहते हैं ना, मुख्तलिफ परतें। जैसे आप ये कह लें आसान लफ्जों में, जैसे नहीं आप घोंसला, गोल सा घोंसला आप अक्सर दरख्तों पे बना हुआ देखते हैं, तो एक घोंसले की माने एक दूसरे के साथ ना जुड़ी होती हैं, और अक्सर ये प्लेटें हरकत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि तो टाइटली पैक्ड होती हैं, लेकिन जब ये प्लेटें हरकत करती हैं, मूव करती हैं, तो रगड़ होती है उसमें, और रगड़ की वजह से ट्रमेंडस एनर्जी नीचे इनके एक्यूमुलेट हो जाती है। वो जोर दे के निकलने की कोशिश में होती है, जहां से उसको वीक सरफेस मिलता है थोड़ा सा, वहां से निकलती है पूरा जमीन में रताश। जैसे अभी आसिम साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको कवर किया। मैं ये कहता हूं कि इसको ट्रिगर करने के लिए क्या आप इतना नीचे ड्रिलिंग करेंगे कि आप मतलब है कि 100 किलोमीटर पे जाएंगे नीचे, 50 किलोमीटर पे जाएंगे, 10 किलोमीटर, जो इवन आप देखें ना, ये जो आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं, मतलब जो ना गैस के लिए आप ड्रिलिंग करते हैं, कितना नीचे जी जाएंगे जी आप? 1 जी किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो आप 10 किलोमीटर जाके उस टेक्टोनिक प्लेट को जाके ट्रिगर करेंगे, उसमें सुराख करेंगे, ड्रिल करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये एक प्रोपेगेंडा, ये आप कह लें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। हाँ, जो आपके हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, क्लाउड्स को आप ट्रिगर कर सकते हैं, क्लाउड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। क्लाउड्स को आपने देखा होगा चाइना में टेक्नोलॉजी है, तो क्लाउड्स एक जगह पे आइसोलेटेड क्लाउड्स हैं। इवन फॉरेस्ट फायर होती है, जब जंगल पे आपने देखा पहाड़ों पे आग लगी हुई है, तो एक क्लाउड्स का टुकड़ा है, उस पे दे फायर अ रॉकेट, और वो पूरे का पूरा पानी पोर डाउन होता है और आग बुझा देता है। ये तो मैंने खुद मतलब इसका डेमोंस्ट्रेशन हमने देखा है। लेकिन इसको जो है ना, आप कहें कि अर्थक्वेक को ट्रिगर किया जा सकता है और उससे आप किसी कंट्री के साथ ये 2005 अर्थक्वेक, मैं उधर ही था फिजिकली, हम मौजूद थे, इसके भी लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन आपको बताऊं कि जो 2005 का हमारा अर्थक्वेक आया था बालाकोट, इसी जगह पे 1855 में भी आया था। तो वही 100 से 50 साल 70 साल के बाद जरूर उस जगह पे फिर एक्टिविटी होती है, सिस्मिक एक्टिविटी होती है। जहां फॉल्ट लाइन देखे ना, जहां क्रैक है, जहां फॉल्ट लाइन में रगड़ है वो रगड़ है। तो इसलिए उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको कोई ह्यूमनली, हाँ, द ओनली सोल्यूशन इज कि उस जगह के ऊपर आइंदा के लिए बिल्ड बैक बेटर, ये एक हमने एरा का भी लोगो था कि आइंदा जो दोबारा कंस्ट्रक्शन करें, आइंदा नस्लों को आप हमेशा के लिए महफूज करें। अब हमने वहां पे जितने घर, आपको पता है हमारे 6.5 लाख घर तबाह हुए थे पाकिस्तान में, इन 9 डिस्ट्रिक्ट में, 5 इन केपीके, 4 इन एजेके, 9 जिले, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, विच इज मोर देन न्यूजीलैंड, मोर देन बेल्जियम। वो मुल्क हैं, उससे ज्यादा तो हमारा एरिया मुतासिर हुआ था। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि एक पहाड़ की उस चोटी पे घर है, दूसरा उस चोटी पे, स्कैटर्ड एरिया, वहां पे रिलीफ रेस्क्यू को करना, पहुंचाना वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी केम, पाकिस्तानी नेशन यूनाइटेड, और दे गॉट यूनाइटेड, और इस तरह जबरदस्त तरीके से उसको हैंडल किया कि यूनाइटेड नेशन जितनी भी दुनिया थी वो मान गई। उन्होंने कहा जी कि हम सोच रहे थे कि अगर 73,000 इनके इनिशियल ऑनस्लॉट में डेथ्स हुई हैं, तो अगले 25 दिन में एपिडेमिक्स, याद रखें इस तरह की ट्रेजेडी के बाद एपिडेमिक्स भी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, वबाई अमराज। उन्होंने कहा जी इससे और इंजरीज से अनदर आप कह ले 25,000 तो अगले 10 दिन 15 दिन में शहीद होंगे, फौत होंगे, फिर अगले दिन में। लेकिन अल्लाह ने इतना करम किया था कि वो बहुत जबरदस्त मैनेज हुआ। तो अब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए, जैसे आपने कहा माशाल्लाह पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान टर्की आर वेरी गुड फ्रेंड्स,
हमें याद है 2005 के अर्थक्वेक में इनके प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। मैं उनके साथ हैली में आगे जाके मैंने खुद विजिट कराया था बिकॉज आई वाज सर्विंग इन एरा, और उन्होंने इतनी सपोर्ट की थी पाकिस्तान को। और आई अप्रिशिएट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जिस तरीके से जज्बा दिखाया है, सिटिंग गवर्नमेंट ने इवन कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सारा कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपने देखा होगा कि इधर से भी रिलीफ डॉक्टर्स की टीम गई यहाँ पे। इस वक्त उनको चाहिए जी, मेडिकल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर तारिक जमान, Thank you जी। साबिक डीजी एरा, और आसिम रजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने सब्जेक्ट पे काम किया। ग्राउंड पे आप दोनों में ज्वाइन कर रहे थे। इस वक्त इस अमर की ज़रूरत है कि जो ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो मुतल्लिका इदारे बनाएं और उन इदारों पे काम करें। फॉर एग्जांपल आप फॉल्ट लाइंस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करें, अपनी बिल्डिंग्स की जो नीचे वाला स्टोरी है, फॉर एग्जांपल पार्किंग की स्टोरीज बहुत ज़्यादा गिरी हैं टर्की सीरिया के अंदर। ये आप पिलर्स पे नहीं बनाए, ये बाकायदा सीमेंटेड फ्लैट सरफेस होना चाहिए, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी कॉन्स्पिरेसी में पढ़े बगैर अपनी फॉल्ट लाइंस पे ना कंस्ट्रक्शन करें, ना वहाँ आबादी करें, और अगर एक जगह पे ऐसा वाक़या हो जाए तो वहाँ पे रिहाइश को अवॉइड किया जाए। हमारे एक्सपर्ट्स ने बेसिक कुछ फार्मूलाज बताए थे कि आने वाले वक्त में आप इस तरह से ज़लज़ले से बच सकते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि टर्की और सीरिया पे आजमाइश ख़त्म करे। प्रोग्राम देखने